प्रिय माता पिता, आप सभी को इस वर्ष के इस सत्र के पहले पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं संतोष कुमार झा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखने का जो मूल दायित्व होता है, मूल मकसद होता है, उसके पीछे का मूल मकसद ये है कि हम टीचर्स और आप पेरेंट्स दोनों साथ में मिलकर हम अपने बच्चों का एक सुनहरा भविष्य तय कर सकें। और इस भविष्य को तय करने के लिए जब तक हम दोनों आदमी साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, कभी संभव नहीं है कि हम अपने बच्चों को एक शानदार, जबरदस्त और जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे बने वैसा कभी संभव नहीं है। इसलिए आप सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय निकाले और समय निकालकर आज हमारे इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप उपस्थित हुए हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि। कुछ बातें हैं जिन बातों पर मैं आपको पहले एक जानकारी दे देना चाहता हूं, क्योंकि अकेले सब लोगों से बात करना संभव है नहीं। इसलिए मैंने ये सोचा कि एक वीडियो के जरिए आपको इस बात का इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, और फिर आपको अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ, आप आकर फिर मेरे से मिल लीजिए। बात आती है कि कुछ चीज़ें जहाँ पे पेरेंट्स आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को हमेशा हम सुनने के लिए हर क्षण हर समय बैठे हैं। वार्म वेलकम करते हैं आपका कि अगर आप कभी भी कोई सजेशन देते हैं स्कूल के प्रति, या आपके बच्चे में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या उसमें किसी भी तरह की हमसे कोई गलतियां या कमी हो रही है, तो आप जब हमें बताते हैं तो वास्तव में यकीन मानिए हमें उससे थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर कदम पर हमसे अगर कोई गलतियां हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो उसे सही करने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे प्यारे माता पिता, आप सब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों को बिना समझे ओवर रिएक्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे माता पिता, मेरे प्यारे पेरेंट्स, आप इन बातों को समझने का प्रयास करिए। स्कूल या कोई बड़ा संस्थान किसी एक पर्सन के मेंटलिटी या किसी एक पर्सन के प्रॉब्लम को देखकर नहीं चलता है। कोई स्कूल इस आधार पर चलता है, जैसे हम लोगों का जो स्कूल है वो इस अकॉर्डिंग या उस तरह के सिलेबस को फॉलो करता है जो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को हम फॉलो करने का काम करते हैं। कुछ पेरेंट्स के कमी आए थे, कुछ पेरेंट्स ने हमें सजेशन दिया था कुछ दिन पहले कि सर क्लास 1 में बहुत ज़्यादा बुक है, लेकिन एग्जैक्टली वो जो बुक लगाया गया है उसके पीछे मेरा जो विज़न है वो विज़न ये है कि सपोज कीजिए जो बच्चा क्लास 1 में संस्कृत उसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता हो, तो मेरा विज़न ये है कि क्लास 10th तक हम संस्कृत पढ़ाते हैं और उसमें एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर क्लास 1 से वो बच्चा संस्कृत पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर 10th जाते जाते उसका संस्कृत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो 100 में 100 मार्क्स संस्कृत में 10th तक ला सकेगा और संस्कृत में आगे अपना करियर भी बनाने का बहुत अच्छा उसके पास ऑप्शन दे जाएगा। क्लास 1 से हम कंप्यूटर इसलिए डालते हैं क्योंकि आज का युग जो है वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, तो 1 से ही अगर उसे कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर बात आती है साइंस और एसएसटी की। तो देखिए, साइंस और एसएसटी को हम एक साथ कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के सजेशन के अकॉर्डिंग मेरे भी मन में ऐसा आया कि हाँ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग और एक साथ में क्या होता है उस बात को जो मैंने कमी देखा है उसको मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, जैसे मान लीजिए साइंस का बुक है और एसएसटी का बुक है, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया और वो बुक हो गया ईपीएस, उसको बोलते हैं ईवीएस हो गया, एनवायरमेंट साइंस। अब वो जो ईवीएस हुआ उस बुक का लेंथ बड़ा हो गया, मोटा हो गया, उसमें एक्सरसाइज बढ़ा दिए गए। सेम चीज़ जो हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उस सेम चीज़ को एक बुक में डालकर अब क्या हुआ, उसका स्टेटस बड़ा कर दिया, उसको मोटा कर दिया। तो फिर अलग अलग सब्जेक्ट अगर होता है ना तो थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ता है। सपोज कीजिए कि आपको अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग एज ए स्टूडेंट को जैसे बताते हैं, पॉल्यूशन पे कोई आदमी बोलता है कि आपको मतलब एक ऐसे लिखना है, तो सिर्फ पॉल्यूशन पे ऐसे लिखने के लिए जाएंगे ना, खाली सिर्फ पॉल्यूशन शब्द पर, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से आप 100 वर्ड तक जाते जाते आप सोचेंगे आप क्या करें। लेकिन अगर उसी पोल्यूशन में हम उसके सब टाइटल को जोड़ दें कि चलो एयर पोल्यूशन के बारे में लिख देते हैं, वाटर पोल्यूशन के बारे में लिख देते हैं, या डिफरेंट जो पोल्यूशन उसके बारे में लिख देते हैं, देन इट मे पॉसिबल कि आप 5000 भी शब्द लिख देंगे तब भी आपके कम पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग सब्जेक्ट देने से बच्चा ज़्यादा फोकस कर पाता है और ज़्यादा उसे परेशानी नहीं होती है। दूसरा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, आप जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराए हैं तो छोटे छोटे इवेंट्स को इग्नोर करना सिखाइए बच्चों को।
मैं कभी कभी देखता हूँ कि कल मौसी का बर्थडे है, उसमें बच्चा चला गया, अब बच्चा अगले दिन स्कूल नहीं आ रहा है। अब सोचिए ना, अगर आपका बच्चा 30 दिन में से 20 दिन या 10 दिन स्कूल आएगा तो उस बच्चे का हम किस तरह से डेवलपमेंट कर पाएंगे, कैसे उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे? क्योंकि जब तक बच्चा हमारे पास आएगा नहीं तब तक हम कैसे उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। कल ही की बात है, आज 10 तारीख है, कल 9 तारीख 9 मई को हम लोग बच्चों को आश्रम ले गए थे। आश्रम ले जाने का पर्पस ये था कि वहाँ पे बच्चे जाकर मेडिटेशन सीखे, वहाँ पे बच्चे जाकर विवेकानंद जी के जीवनी के बारे में जान पाए। एक साधारण सा आपके बच्चा जैसा साधारण बालक वो इतना बड़ा महान व्यक्ति बन गए कि आज स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है पूरी दुनिया भर में प्रचलित है। स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व तो आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को मेडिटेशन सिखाया गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए जो बच्चों को मोटिवेट करने का काम किए, उनके पर्सनालिटी का कैसे डेवलप हो, उस पर काम कैसे हो उसको सिखाने का काम किया गया। तो हमारा रेगुलर प्रयास है कि आपके बच्चे कैसे डेवलप करें, क्या हम ऐसा कर दें कि बच्चे के अंदर एक ज़बरदस्त निखार आ जाए, ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन इन सब के लिए सपोज कीजिए अगर बच्चा आपका कल नहीं आया था स्कूल तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उसके इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उसको मेडिसिन या किसी भी तरह का एक्सरसाइज या किसी भी तरह का उसको जो आप प्रोटीन युक्त भोजन खिलाते हैं या जो भी देते हैं वो देते रहिए, बट प्लीज़ ध्यान रखें कि बच्चा स्कूल अब्सेंट ना करे। दूसरा, स्कूल के द्वारा जो भी नियम्स बनाया जाता है आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस नियम को पालन करिए। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी कारण से स्कूल के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, स्कूल में बाकी बच्चा उस नियम को फॉलो कर रहा है और आपका बच्चा नहीं कर रहा है, आप नहीं करने दे रहे हैं बच्चों को। उससे क्या होगा, बच्चा के मन में आ जाएगा कि अच्छा नियम को भी अवहेलना किया जा सकता है, और वही बच्चा बाद में चलकर आपके द्वारा कहे गए बातों को वो सही से मानेगा नहीं। तब आप कहेंगे क्या कि स्कूल गलत सिखाया या मेरा संस्कार गलत रह गया। लेकिन आपको क्या पता कि आप छोटी छोटी बातों को उसको न मनवाकर आप उसके अंदर एक बीज डाल रहे हैं कि चलो नियम नहीं भी मानकर दुनिया चलता है, जिसके वजह से वो बच्चा जीवन भर डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो केयर करने का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है केयर करने का ढोंग करते हैं कि हाँ हम बच्चा का केयर कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में केयर नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? तो कुछ पेरेंट्स को मैं देखता हूँ ऐसा कि डेली बच्चा का कॉपी गया स्कूल से वो चेक कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी कमी है मुझे बता रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे पेरेंट्स रियल में केयर कर रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं कि उनके पास टाइम का अभाव नहीं है। वास्तव में भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपके पास टाइम का अभाव रहता है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 6 महीना पर साल भर पर एक बार कॉपी चेक करेंगे और पीछे से उठाकर पूछ देंगे बताओ तो इसका क्वेश्चन आंसर का आंसर बताओ। आप बताइए मेरे प्यारे माता पिता, आज से 2 साल 5 साल 10 साल पहले आपके जीवन में आपने भी पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि हम और आप भी शायद उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। तो जो बच्चा 6 महीना पहले पढ़ा उसका जवाब वो अचानक से कैसे देगा? हाँ, उस बच्चा को आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी पढ़ लो थोड़ा देर फिर मैं आके पूछता हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरा बच्चा वो जवाब देगा ही देगा। लेकिन अचानक से उसे पूछेंगे तो कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूँ ऐसा कि अचानक से किसी से नाम पूछ दिया जाए, उसके परबाबा का नाम पूछ दिया जाए तो परबाबा के नाम का जवाब नहीं दे पाता है। तो सोचिए वो बच्चा क्वेश्चन आंसर का जवाब कैसे देगा? तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे पूर्वजों ने, हम भारत में रहते हैं और हमारे पूर्वजों ने हमारा जो संस्कार है, भारतीय संस्कार, वो हमेशा हमें ये सिखाता आया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महान, भगवान से भी ज़्यादा जो ऊंचा दर्जा अगर किसी को दिया गया है ना तो वो गुरु को दिया गया है। मेरे प्यारे माता पिता, मैं देखता हूँ कि आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचर से मिसबिहेव करते हैं, टीचर की बातों को समझते नहीं हैं, टीचर से अपने बच्चों के सामने में गलत लैंग्वेज में बात करते हैं। सोचिए आज अगर आप टीचर के सामने ऐसे बात कर रहे हैं, आपका बच्चा क्या सीख रहा है? आप ये समझिए, बच्चों के सामने ये नहीं आप दिखा रहे हैं कि तुम्हारा पप्पा बहुत मजबूत है और टीचर के सामने ऐसा बोल के तुम्हारा पप्पा बहुत बड़ा काम कर दिया, मम्मी बहुत बड़ा काम कर दी। एक्चुअल में आप ये सिखाने का काम कर रहे हैं कि देखो टीचर को भी डांटा जा सकता है, अपने से बड़ों को भी कुछ भी बोला जा सकता है। इट मीन्स आने वाले समय में आपका बच्चा भी वैसा ही करेगा। तो कहते हैं ना कि जैसा पेड़ बोएंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो बुरा नहीं मानना है मेरे बातों को, मैं आपको किसी भी तरह से, मेरा इंटेंशन आपको चोट पहुंचाने का नहीं है। जो एग्जैक्ट बात है, सही बात है, उसको मैं बस आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, स्कूल से कभी भी कॉल जाता है, आप उस कॉल को हर हाल में रिसीव कीजिए। कभी भी किसी भी तरह का, हो सकता है फी के लिए कॉल जा रहा हो सकता है कि फीडबैक के लिए कॉल जा रहा हो सकता है किसी और कारण से जा रहा हो, आपके बच्चे का तबीयत खराब हो गया है उसलिए जा रहा है। लेकिन मैं देखता क्या हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं
कि उनका फी ड्यूज है, अब उसके बच्चे का तबीयत खराब है इसलिए हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, गार्जियन कॉल ही नहीं उठा रहे। अब सोचिए मैं क्या करूंगा, उनके बच्चे का तबीयत खराब है, मैं तो सभी लोगों का घर तो जानता नहीं हूँ कि उनके घर पे जाके छोड़ दूंगा। अब आप कॉल नहीं उठाएंगे, आपके बच्चे का तबीयत खराब है, अगर कोई मेडिकेशन हम करवाना भी चाहते हैं तो बिना परमिशन के आपके करवा नहीं सकते। अब सोचिए हम कैसे क्या करें, हमारे जगह पे आप रह के सोचिए क्या करें। इसलिए कृपया करके जब भी स्कूल से कॉल जाए, किसी भी हाल में आप हो, आप प्लीज कॉल उठाइए। आपको लगता है कि उस समय वो कॉल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्यार से बोलिए जो कॉल करने वाले लोग हैं उनको कि मैम या सर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ा देर में आपको कॉल करता हूँ। और प्लीज़ जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उनको कॉल करके बात जरूर करें, समझे चीज़ों को। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज़, स्कूल का फी। स्कूल के फी को लेकर मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते। उनको ऐसा लगता है कि स्कूल में एडमिशन करा दिए, ऐसे ही काम चल रहा है, चलो फी देने का जरूरी नहीं है। उनके घर में बड़ा बड़ा टीवी खरीदा के आ जाएगा, बड़ा बड़ा फ्रिज खरीदा के आ जाएगा, घर में खाने के लिए बहुत सारा चीज़ उनके पास अवेलेबल होगा, बहुत सारा चीज़ अवेलेबल होगा, सब कुछ उनके जीवन में, एकदम छुट्टी मना रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, लेकिन स्कूल का फी देने में पता नहीं उनको क्या दिक्कत हो जाता है। प्यारे माता पिता, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि स्कूल का फी उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना आपके लिए भोजन खाना जरूरी है। क्योंकि आप सोचिए कि आप जिस जगह पर कोई भी काम करते हैं वहाँ से आपको 1 महीना रुपया मिलना बंद हो जाएगा, आपका परिवार कैसे चलेगा। उसी तरीका से आपका 1000, 2000, 1200 रुपया जो स्कूल का फी है वो अगर आप नहीं देंगे, हम टीचर्स को कैसे देंगे। हर डे टू डे, एवरी डे, आप एक समझदार पेरेंट्स हैं, यहाँ पर रेंट पे स्कूल चलता है, बिजली बिल है, टीचर्स का एक्सपेंस है, हर दिन तरह तरह का खर्च है, बाथरूम से रिलेटेड एक्सपेंस है, बहुत तरह की हाइजीनिक सुविधाएं हैं, बहुत तरह का एक्सपेंस, डेली एक्सपेंसेस है, और उस एक्सपेंस को हम कैसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए कृपया करके स्कूल के वैन का फी हो, स्कूल का फी हो, उसको ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंस पे रखिए और उसे मेरे बोलने से पहले आप जमा करिए। सोचिए कितना अच्छा लगेगा, आप इतने रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे कुछ करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके बच्चों के लिए और बेहतर, जितना बेहतर कर रहा हूँ उससे और ज़्यादा बेहतर करने का हमेशा प्रयास रहेगा और करता रहूँगा। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो पाएगा। सिर्फ पढ़ाई से बच्चा इंप्रूव नहीं करेगा, इस बात को जितना जल्दी आज के समय के अनुसार समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। खाली पर के कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय के अकॉर्डिंग उसका इंप्रूवमेंट होना, उसका डेवलपमेंट होना। उसको मोरल साइंस हम लोग पढ़ाते हैं, मोरल वैल्यू का ज्ञान देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं। क्यों? ताकि वो नैतिकता के जरिए चीज़ों को रियलिटी में समझ सके। पहले के समय में लोग कहता था ना कि पंचतंत्र की कहानियाँ, एक राजा की कहानी था, वो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पंचतंत्र से उस राजा ने अपने बेटे को पूरा ज्ञान दिया और वो बेटा को पूरा सहस्त्र या शास्त्र का ज्ञान हो गया उस पंचतंत्र के माध्यम से। उसमें क्या था? सिर्फ और सिर्फ मोरल बेस था, नैतिकता थी। तो नैतिकता दुनिया में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए। और हम अगर नैतिक नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे कैसे नैतिकवान बनेंगे और कैसे एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ ध्यान रखिए। और हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, स्कूल बहुत अच्छा करे, सब कुछ अच्छा हो, तो इसके लिए हमारी जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं मैं फटाफट बता देता हूँ। पहला, स्कूल का फी हमेशा समय से जमा कीजिए। स्कूल में जो भी नियम बताया जाता है, कुछ भी बताया जाता है, उसको आप हर हाल में पूरा करिए, क्योंकि वो नियम बहुत सोच विचार के बनाया गया है, आप पर थोपने का प्रयास नहीं है। एक अच्छा काम करने के प्रति वो नियम है, हर हाल में उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। कभी भी आपके बच्चा में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, आप सेम डे मुझे पर्सनली कॉल कीजिए। कॉल नहीं उठा पाते हैं किसी कारण से, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। ये सब पे काम कीजिए। आपको अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है, आप अगले दिन आइए, उस बच्चे के क्लास टीचर से मिलिए और क्लास टीचर से मिलकर उस बच्चे के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको बताइए और उस पर हम लोग काम करेंगे। और थोड़ा सा बच्चे को मोरालिटीज़ के साथ स्ट्रॉन्गनेस, उसको ताकतवर बनाइए और सारे नियमों को पालन करिए और बच्चों को करना सिखाइए। तभी जाकर हम एक अच्छे राष्ट्र का और अपने अच्छे बच्चों का निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ जाइए, टीचर से मिलिए और जो भी आपका प्रॉब्लम है टीचर से खुल के बताइए, बच्चों की कमजोरी बताइए, उसकी मजबूती बताइए और फिर हम दोनों आदमी हाथ मिलाते हैं और मिलकर ये प्रण लेते हैं कि अपने बच्चों को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बच्चा बना के रहेंगे। थैंक यू सो मच।